हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स का आज का जो हमारा वीडियो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर व्यंजक समीकरण, ठीक ऐसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया का भी समाकलित दर व्यंजक समीकरण होता है। साथ ही एक अर्ध आयुकाल, ये 3 प्रश्न इस चैप्टर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज हम उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण लिखिए, ऐसा प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हमें इसके उत्तर में शुरुआत कहाँ से करनी होगी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है, हमने इसके बारे में कल ही पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के घातांकों का योग 1 होता है, यानी जिसमें केवल एक ही अभिकारक भाग लेता है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान हमेशा 1 होता है। व्यंजक शुरू कैसे करेंगे, तो माना कि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है ना। A = उत्पाद, ये एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे भी अभिक्रिया की कोटि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें उत्पाद से कोई मतलब नहीं होता है, अभिकारकों की संख्या से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। तो ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब हम जब इसको समाकलित दर व्यंजक समीकरण के रूप में लिखना होता है तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं ना, अभिक्रिया की दर समानुपाती A। फिर अभिक्रिया की दर के लिए क्या होता है चिन्ह, dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू A। और आगे dx/dt बराबर k × A, है ना। यहाँ पर हम इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हमने यहीं तक ही हल करना सीखा था। अब ये तो हमारा जाना पहचाना है ना। इसके आगे हम समाकलित दर व्यंजक समीकरण स्टार्ट करते हैं। तो अब कुछ बातों को बड़े ध्यान से सुनना। माना कि ये जो कैपिटल A है, A क्या है, अभिकारक। A का प्रारंभिक सांद्रण, A का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है ना। मान लीजिए कि A की प्रारंभ में जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो शुरुआत में कैपिटल A की सांद्रता स्मॉल a है। जैसे जैसे समय t आगे बढ़ता है, जैसे जैसे समय स्मॉल t बढ़ता है, जो आपका A है t बढ़ता है, A x में बदलता है ना। मतलब A की प्रारंभिक, कैपिटल A की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो स्मॉल a जो है वो x में बदलता है, और t समय पश्चात और t समय के बाद जो कैपिटल A है उसका अंतिम सांद्रण A - x हो जाता है। मतलब कैपिटल A की प्रारंभ में सांद्रता स्मॉल a थी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा कैपिटल A का जो स्मॉल a है वो x में बदल रहा है, और जब समय पूरा हो चुका है अभिक्रिया का तो A - x में बदल जाता है। इसलिए समीकरण 1 में A के स्थान पर A - x रखने पर, तो रख देते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे dx/dt बराबर k × A - x। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसका त्रिक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। A - x को इधर और इस dt को उधर ले जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, dx/A - x बराबर k × dt। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 में दोनों पक्षों में समाकलन करने पर आगे हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। इंटीग्रल dx/A - x बराबर इंटीग्रल k × dt। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगाने के पश्चात इसको आगे हल करते हैं। एक बार फिर से वो स्टेप में उतार दूं यहाँ पे, इंटीग्रल dx/A - x
बराबर आगे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल k इंटू डी टी, है ना। अब यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं कि इंटीग्रल dx बटे a माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस लॉग a, है ना। इसका समाकलन का मान होता है माइनस लॉग a माइनस एक्स, है ना। और इंटीग्रल k इंटू डी टी का मान होता है के टी प्लस सी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं इस स्टेप में। आया समझ में कि इसके समाकलन का मान माइनस लॉग इंटू ए माइनस एक्स है और k इंटू डी टी का मान के टी प्लस सी है, तो समीकरण में वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो लिख देंगे हम माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे लिख देंगे के टी प्लस सी। ये है आपका समीकरण नंबर 3, है ना। अब इस समीकरण 3 में ये जो हमने यहाँ कंडीशन लागू की थी ना कि माना कि a का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है, तो जैसे जैसे t आगे बढ़ रहा है a जो है वो a माइनस एक्स में चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन को रिवर्स ले जाते हैं। हम बोल रहे हैं ना कि जैसे जैसे समय t आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि यदि t आगे ही नहीं बढ़ा, यदि t बराबर 0 हो, तो जैसे जैसे t आगे बढ़ता है जो स्मॉल a है वो a माइनस एक्स में बदल रहा है। लेकिन अगर मान लो कि t आगे ही नहीं बढ़ा, यानी समय तो स्थिर हो गया, तो जो कैपिटल A की जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो क्या थी, स्मॉल a थी। तो यदि t बराबर 0 हो तो a माइनस एक्स के स्थान पर a लेने पर, आया समझ में ऐसा क्यों किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था तो समय के साथ साथ प्रारंभिक सांद्रण अंतिम सांद्रण में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन समय आगे ही नहीं बढ़ा, तो जो कैपिटल ए की प्रारंभिक सांद्रता थी वो क्या थी, वो स्मॉल ए थी। तो a माइनस एक्स के स्थान पे a लेने पर और t के स्थान पे 0 लेने पर, तो चलिए लिखते हैं क्या आ जाएगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स के स्थान पे a बराबर k इंटू 0 प्लस सी, क्योंकि t के स्थान पे 0 रखना है। तो आगे हल करेंगे हम इसको, माइनस लॉग a बराबर, ही तो हो गया पूरा 0, तो बचा क्या, c। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखो 3 और 4 को। समीकरण 3 में लिखा है c और c के स्थान पर हम ये मान रख सकते हैं, तो आगे हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 नोट करते हैं, माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी और प्लस सी के स्थान पे क्या मान रख देंगे हम, माइनस लॉग a, माइनस लॉग a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये जो c है उसकी जगह पे माइनस लॉग a है, तो c के स्थान पे माइनस लॉग a रख दिया। अब इसका पक्षांतर करते हैं, जो माइनस का लॉग a है वो बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के लॉग a को इधर ले आएंगे तो हम लिखेंगे इसको लॉग a। ये माइनस का पूरा लॉग a बराबर के चिन्ह के इस तरफ आया तो प्लस का हुआ, तो लॉग a, बाकी ऐसा कैसे उतार दो, ये क्या है, माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी। अब यहाँ पे गणित का एक सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र, ये वाला, कि लॉग m माइनस लॉग n बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है लॉग m बटे n, है ना। मतलब लॉग m के स्थान पे log a है, log n, तो log n के स्थान पे log a माइनस एक्स है, तो क्या हल होता है, log m बटे n, मतलब log a बटे a माइनस एक्स। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्या लिख देंगे, log a बटे a माइनस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर आगे लिख देंगे हम के टी। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के टी बराबर log a बटे a माइनस एक्स। ए की बात है ना, इसको इधर या उसको उधर ले जाओ। अभी अंतिम समीकरण है यहाँ पे लिखेंगे हम कि इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में log 10 का आधार लेने पर, और इस t को है ना इसके बटे में ले आएंगे log 10 का आधार लेने पर। लास्ट स्टेप है समीकरण 5 में log 10 का आधार लेने पर, आधार का मतलब 10 नीचे की तरफ लिखा होता है ना तो उसको आधार बोलते हैं। तो अंतिम स्टेप क्या आ जाएगा, देखो पहले मैं एक बार वो 5वां स्टेप फिर से लिख दूं, के टी
बराबर log a बटे a माइनस एक्स, है ना, इतना ही था। ये पांचवा समीकरण है। अब इसमें log 10 का आधार लेंगे, इस t को इधर ले आएंगे, बटे के इधर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा k बराबर log 10 का आधार लेते हैं तो इसका मान होता है 2.303 बटे t, और log के स्थान पे लिखा जाएगा log 10 a बटे a माइनस एक्स। ये जो अंतिम समीकरण आया है इसी को बोलते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण। यही तो हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण समझाइए, है ना। मैं फिर से आपको इसको एक बार फिर से रिपीट करके समझा देती हूँ ना। ये स्टेप जो है ये लास्ट में आती है। एक बार और देखते हैं। माना कि प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है। पहले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें n का मान 1 आता है या जिसमें अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं की घात 1 होती है, उसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो माना कि एक सामान्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये है, ठीक है। अब अभिक्रिया की दर हम जानते हैं कि जब इसको दर व्यंजक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू a। अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक दर है, इसलिए dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू a। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है k इंटू a, ठीक है। यहाँ वाली बात महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। क्या लिखा है यहाँ पर कि a का प्रारंभिक सांद्रण मान लीजिए स्मॉल a है। जैसे जैसे समय t आगे बढ़ेगा तो जो स्मॉल a है ना वो x में बदलेगा, समय के साथ साथ a x में बदलेगा, और जब समय पूरा हो जाएगा तो t समय बाद कैपिटल A का सांद्रण a माइनस एक्स हो जाता है। इसलिए समीकरण 1 में कैपिटल A की जगह पे a माइनस एक्स रखने पर तो रख दिया dx बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। अब इसको त्रिक गुणा किया, इस ax को इधर और इस dt को उधर ले गए, तो dx बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी। अब समीकरण 2 में दोनों तरफ समाकलन करने पर तो दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा दिया। इस स्टेप को मैंने दूसरी बार उतारा है ना, आप लोग एक ही बार लिखना है, यहाँ दो बार लिखा हुआ है, तो इंटीग्रल का चिन्ह लगा दिया दोनों तरफ। इसके समाकलन का मान ये होता है और इसके समाकलन का मान के टी प्लस सी होता है। मान रख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। अब ये जो हमने बात रखी थी कि जैसे जैसे टी समय आगे बढ़ता है तो a का सांद्रण a माइनस एक्स हो जाता है, अब अपन उस बात से मुकर जाते हैं, है ना। अब हम कहते हैं कि नहीं भैया, t का मान अगर 0 है, समय आगे ही नहीं बढ़ा, तो फिर a माइनस एक्स तो अंतिम सांद्रण है ना, वो भी आगे क्यों बढ़ेगा, वो प्रारंभिक सांद्रण शो कर देगा। तो यदि t बराबर 0 हो तो a माइनस एक्स के स्थान पे स्मॉल a आ जाएगा। तो मान रख देते हैं समीकरण 3 में, इस माइनस a माइनस एक्स के स्थान पे a रख दिया और t के स्थान पे 0 रख दिया। हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ए बराबर, ये तो 0 हो गई पूरी डिजिट, बचा c। अब समीकरण 4 बन गया ये। समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए। समीकरण 3 में जहां c है उसके स्थान पे माइनस लॉग ए रखने पर रख देते हैं। देखिए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए। अब पक्षांतर किया, माइनस लॉग ए को इधर ले आए तो प्लस का हो गया, माइनस लॉग ए की जगह लॉग ए माइनस ये पूरा ऐसा कैसे उतार लिया, है ना। अब यहाँ पे एक मैथ्स का सूत्र लागू होता है कि log m माइनस लॉग n बराबर होता है log m बटे n। तो m की जगह a है, n की जगह a माइनस एक्स है, बराबर के टी। ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि के टी इधर आ जाए और ये उधर चला जाए, एक ही बात है। तो के टी बराबर, है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 5 दिया है हमने, इसमें log 10 का आधार रखने पर और t को इधर ले आएंगे, तो जब log 10 लिखते हैं तो उसका मान होता है 2.303, वो भी लिखना जरूरी है। इसलिए k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a बटे a माइनस एक्स। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा का ही ऐसा बिल्कुल शून्य कोटि की अभिक्रिया का भी समाकलित दर व्यंजक समीकरण है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण लगभग इसी के जैसा ही है ये, है ना। देखिए इसको पूरा हम मिटा देते हैं, कंफ्यूज मत होना। जब आप इसको याद करोगे
तो बार बार लिख लिख कर याद करना। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण लिखिए। एक बार फिर से सुनो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर व्यंजक समीकरण लिखिए। तो पहले आपको ये बताना होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें n का मान सदैव शून्य आता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए n का मान शून्य आता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या ये कह लो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता का अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब चाहे आप अभिकारकों की मात्रा को बढ़ा लो या कम कर दो, अभिक्रिया की दर पर उसका कोई असर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण अपन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत ऐसी करेंगे कि माना कि एक अभिक्रिया है A इज इक्वल टू उत्पाद, है ना, तो उसको अपन हल करते हैं। तो अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू A। अब चूंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए हमको यहाँ पे इसकी घात लिखनी होगी 0। यहाँ पर भी dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू A, इसकी घात 0 और इसकी घात भी 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आगे सेम वही बात बताई गई है, मैंने यूं ही मिटा दिया। सेम बताया कि माना कि कैपिटल A का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है, सेम बात लिखनी है। कैपिटल A का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है, जैसे जैसे समय t आगे बढ़ता है जो कैपिटल A है अब वो x में बदल रहा है और t समय बाद क्या हो जाएगा, t समय बाद जो a है वो पूरी तरह a माइनस एक्स में बदल चुका होगा, है ना। तो समीकरण वही एक में कैपिटल A की जगह पे a माइनस एक्स रखने पर, तो चलो रख देते हैं। ये स्टेप तो वैसा ही है, तो लिख देते हैं अपन dx/dt बराबर k और a माइनस एक्स की घात 0, है ना। यहाँ तक बिल्कुल एक जैसा है। अब क्या करेंगे, है ना, अब चूंकि इसकी घात 0 हो गई है तो इसकी घात 0 मतलब ये पूरा 0 हो गया, है ना। तो हम इसको आगे ऐसा भी लिख सकते हैं कि dx/dt ये 0 हो गया पूरा बराबर k। ठीक है, अब इस dt को इधर ले जाएंगे। पिछले प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होता, ये a माइनस एक्स इधर आया था और dt उधर चला गया था, परंतु अब क्या होगा कि ये dt इधर आएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा हमारा, अगला स्टेप में यही लिख देती हूँ छोटा सा है, dx बराबर k इंटू dt। ठीक है, dx बराबर k इंटू dt, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2 और यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 का समाकलन करने पर। ठीक है, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, जैसे पुरानी देखो मैंने समीकरण लिखी हुई है, समीकरण 2 का समाकलन अगर करेंगे तो इसको कैसे लिख देंगे, देखिए इंटीग्रल dx बराबर इंटीग्रल k इंटू dt, है ना। तो इंटीग्रल dx का समाकलन का मान तो सबको याद है, इंटीग्रल dx के समाकलन का मान तो आता है x और इंटीग्रल k इंटू dt का मान तो वही है ना, kt प्लस c। तो चलो मान रख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा kt प्लस c, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, है ना। अब यहाँ पर फिर वही बात कि कैपिटल A का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a था, t समय आगे बढ़ा तो फिर वो a माइनस एक्स में बदला। अब यहाँ पे फिर से वही बात लिखते हैं कि यदि t बराबर 0 हो, अगर t बराबर 0 हो तो जो प्रारंभिक सांद्रण था कैपिटल A का वो a माइनस एक्स था। अब यहाँ पे a माइनस एक्स तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर t बराबर 0 हो तो x बराबर भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि dx जो है ना वो dx क्या है, dx/dt है और dx क्या चीज़ है, ये अभिक्रिया की दर है और अभिक्रिया की दर में अगर अभिकारक ही नहीं है तो इसलिए उसका मान 0 हो जाएगा। तो अगर t बराबर 0 हो तो x बराबर भी 0 होगा। तो चलो समीकरण में मान रखते हैं, तो x के स्थान पे रखते हैं 0 बराबर k गुणित 0 प्लस c। तो क्या हो जाएगा समीकरण, 0 बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया ना, k गुणित 0 मतलब 0, 0 बराबर c या c बराबर 0। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से,
तो समीकरण 3 और 4 में मतलब कि जहां समीकरण 3 में C लिखा है वहां पे 0 लिखना है। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर kt प्लस 0, यानी x बराबर kt और इस t को अपन अगर इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा x बटे t बराबर k, या k बराबर x बटे t। बस ये इतना सा ही है शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर व्यंजक समीकरण। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रथम कोटि और शून्य कोटि में, थोड़ा सा ही अंतर है। एक बार फिर से अपन इसको समझ लेते हैं, है ना। शुरुआत कहाँ से करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया की दर पर निर्भर नहीं करती है, या यूं कह लो कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर यदि निर्भर नहीं करती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान हमेशा 0 आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। माना कि एक सामान्य शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की दर समानुपाती a, और चूंकि शून्य कोटि की इसलिए इसकी घात 0 लिखेंगे। dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू a की घात 0, dx बाई डी टी बराबर k इंटू a की घात 0, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे कंडीशन रखते हैं कि माना कि कैपिटल A का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है, जैसे जैसे समय t आगे बढ़ता है a x में बदल रहा है और t समय बाद क्या स्मॉल a पूरी तरह a माइनस एक्स में बदल चुका है, तो समीकरण a में कैपिटल A के स्थान पर a माइनस एक्स रखने पर रख देते हैं। तो dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू k इंटू a की जगह a माइनस एक्स। अब चूंकि इसकी घात 0 है तो ये पूरी डिजिट 0 मान लेते हैं, तो फिर क्या बचा, dx बाई डी टी बराबर k, और इस dt का गुणा इधर करेंगे तो क्या बचेगा, dx बराबर k इंटू डी टी। अब इस समीकरण का समाकलन करने पर दोनों तरफ, तो इंट्रिकल dx बराबर इंट्रिकल k इंटू डी टी। dx का समाकलन का मान होता है x और k गुणित dt का होता है kt प्लस c। अब यहाँ पर जो हमने मान लागू किया था कि t समय आगे बढ़ा, अब इस t समय को रोक दो, तो यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर भी 0 होगा। x बराबर इसलिए 0 होगा क्योंकि x जो है ना वो dx का समाकलन है, और dx जो है वो अभिक्रिया की दर है जो कि अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड कर रही है, इसलिए यहाँ पे x का मान 0 आएगा। अब तो ये याद रखो कि अगर t बराबर 0 तो x बराबर 0 होगा। मान रख देते हैं, x के स्थान पे 0, t के स्थान पे 0, हल करेंगे तो उत्तर आया c बराबर 0। c का मान समीकरण 3 में रख दिया, तो x बराबर kt प्लस 0, मतलब x बराबर kt, इस t को इधर ले आए, x बटे t बराबर k, या k बराबर x बटे t। यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण। इसमें क्लियर करके हमको बताना पड़ेगा कि k क्या चीज़ है भाई, k है दर व्यंजक या दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक इसको बोलते हैं, t तो है समय और x क्या है, अभिकारक की मात्रा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। अब आज का तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम पढ़ते हैं, अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। वो भी ऐसा ही व्यंजक है छोटा सा, है ना। अर्ध आयुकाल का जो हमारा प्रश्न है उसकी शुरुआत वहां से होती है जहां हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक खत्म किया था, है ना। तो पहले हम अर्ध आयुकाल की परिभाषा को अच्छी तरह से जान लें, उसके बाद हम इसका व्यंजक पढ़ेंगे, है ना। तो प्रश्न है हमारा, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए, ऐसा प्रश्न है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है हाफ, अर्ध मतलब कि आधा, है ना, हाफ लाइफ पीरियड। अब देखो, काल का मतलब होता है समय, अर्ध आयुकाल का मतलब माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई सी भी रिएक्शन ले लेते हैं, माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया है ये A इज इक्वल टू उत्पाद, लेकिन इससे नहीं समझ पाएंगे अपन, है ना। हम एक ऐसी रिएक्शन लेते हैं कि 5A प्लस 5 नहीं 10 लेते हैं, 10 से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, 10A प्लस 10B इज इक्वल टू 10AB, ठीक है। A और B से मिलकर बना AB, 10-10 क्यों लिखा है भी आपको समझ में आएगा। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल मतलब कि वह समय जब अभिक्रिया आधी पूरी हो जाती है। आधी पूरी हो जाती है का मतलब क्या,
मान लो इस अभिक्रिया को पूरा होने में 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे में ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होगा? सबके दिमाग में आया 1 घंटा, है ना, 1 घंटा मतलब आधा समय पूरा हो गया, लेकिन नहीं, इसका अर्धायुकाल 1 घंटा ये जवाब नहीं है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है जब उसके अभिकारकों का जो प्रारंभिक सांद्रण है, प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारकों का जो सांद्रण है वो अपने प्रारंभिक सांद्रण की तुलना में आधा रह जाए, है ना। अभिकारकों का सांद्रण जब अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, अपने सांद्रण का आधा रह जाता है, उस समय अवधि को अर्ध आयुकाल कहते हैं, है ना। उस समय अवधि को अर्धायुकाल कहते हैं। मतलब अब समझ में आई कि नहीं बात, कि जब जैसे यहाँ पे सांद्रता कितनी बची है कि A 10 है और B भी 10 है, अर्धायुकाल कब बोलेंगे अपन? तब बोला जाएगा जब 5 A के अणु और 5 B के अणु तो बचे रहेंगे और 5 AB बन चुके होंगे, है ना। मतलब 10 में से 5 A और 10 में से 5 B ने मिलकर क्रिया कर ली और क्रिया करके 5 AB के अणु बना दिए, और अब कितने बचे हुए हैं? शेष 5 बचे हैं। तो आई बात समझ में, भले ही ये रिएक्शन इतना होने में 5 मिनट का समय क्यों ना लगता हो या 1 घंटा 45 मिनट क्यों ना लगता हो, उसे समय को आधा करके नहीं अपने को समझाना है। अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है जब अभिकारकों का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण की तुलना में आधा शेष रह जाता है, उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। और अर्ध आयुकाल को T की घात 1/2 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये तो हो गई अर्धायुकाल की परिभाषा। अब हमको क्या करना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करनी है। तो कॉपी पे हेडिंग डालेंगे हम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना, है ना। तो सबसे पहले हमको शुरुआत कहाँ से करनी होगी? वहां से जहां हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण खत्म किया था। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण इस प्रकार है। क्या है समाकलित दर व्यंजक समीकरण? K बराबर 2.303/T log 10 ऊपर था A/A-x, है ना। ये था ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण जो हमने लास्ट में लिया था। अब इसको हल करते हैं। T को इधर, K को इधर ले आते हैं, है ना, इनकी जगह चेंज करते हैं। तो T की जगह लिख देते हैं T की घात 1/2 बराबर, सॉरी अभी नहीं लिखेंगे, T को इधर लाएंगे और 2.303/K log 10 A/A-x, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्या करना है हमको? अर्धायुकाल को T की घात 1/2 से शो करते हैं। तो समीकरण 1 में T की जगह T की घात 1/2 और A-x के स्थान पर A/2 लेने पर, ऐसा क्यों? T की जगह T 1/2 लिया, ये तो समझ में आया कि T मतलब पूरा समय और T हाफ मतलब कि आधा समय। A-x की जगह पे A/2 क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि, फिर से सुनते हैं वो बात, कि कैपिटल A का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a था और कैपिटल A का अंतिम सांद्रण A-x है। ये प्रारंभिक सांद्रता है या अंतिम सांद्रता है? हमको क्या शो करना है? वह समय जब अभिक्रिया आधी पूरी हो जाती है। तो स्मॉल a तो प्रारंभिक सांद्रण है, और आधा कब होगा वो पूरा? जब A/2 लिया जाएगा। तो A-x के स्थान पर A/2 इसलिए लिया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अभिक्रिया का अभिकारक आधा तो उत्पाद में बदल गया और आधा शेष बचा है, इसलिए शेष बचा है, इसलिए A/2 लेने पर। तो मान रख देते हैं अपन
मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, t 1/2 t की घात 1/2 2.303/k log 10, ऊपर तो है a और a के बटे में है a/2, है ना। a माइनस एक्स के स्थान पे अपन ने क्या ले लिया, a/2। अब इसको हल करते हैं तो t की घात 1/2 बराबर 2.303/k log 10, इसको हल करें अपन तो a और ये बटे में a/2 है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटे में ही रहने देते हैं इसको, है ना, गुणित ऊपर आ जाएगा 2/a, है ना। बटे में a/2 था, ये ऊपर गया तो 2/a आया, a से a कट गया तो बचेगा क्या, आगे बचेगा t की घात 1/2 2.303k log 10 2 बचा ना ऊपर, क्योंकि a से a तो कट गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि log 10 2 का मान जो होता है 3010 होता है ना, 0.3010 होता है, 0.3010 इसका मान होता है। तो इसका मान यहाँ पे रख देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, t की घात 1/2 2.303 इंटू 0.3010/k, इसको आप हल करोगे ना तो इसका उत्तर आएगा 0.693। इसको याद कर लेना कि ये जो अंतिम स्टेप आया है यही तो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, है ना। बहुत ही सरल और अच्छा सा प्रश्न है, एक बार फिर से पूरा समझते हैं। अर्धायुकाल किसे कहते हैं, तो वह समय जब किसी अभिकारक का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। यानी वह समय जब अभिक्रिया आधी पूरी हो जाती है, और आधी पूरी तब मानते हैं जब अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा अपने सांद्रण से थोड़ी सी आधी रह जाती है ना। तो ये डेफिनेशन सबसे परफेक्ट है। अभिक्रिया अर्धायुकाल ज्ञात करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तो शुरुआत करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित दरव्यंजक समीकरण से। यह है समाकलित दरव्यंजक समीकरण k बराबर 2.303/t log 10 a/a-x। हल करने के लिए k को इधर और t को इधर ले जाते हैं, क्योंकि अपने को समय की गणना करनी है ना, तो k और t के मान एक्सचेंज कर दिए, बाकी पूरा ऐसा कैसे, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब आगे t के स्थान पे तो t की घात 1/2 और a-x के स्थान पे a/2 रखने पर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि a जो है ऊपर वाला a वो प्रारंभिक सांद्रण है और a-x अंतिम सांद्रण है, तो हमको अंतिम तक थोड़ी पहुंचना है, हमें तो वहां तक जाना है जब अभिक्रिया आधी कंप्लीट होती है, इसलिए a-x के स्थान पे a/2 रख दिया। तो देखो t के स्थान पे t हाफ इज इक्वल टू 2.303k log 10 a/2। a/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाता है, तो ये हो गया 2/a, इस a से a कट गया तो बचा क्या, log 10 2, और log 10 2 का मान होता है 0.3010। इस वैल्यू को यहाँ रखा, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो मान आया 0.693। तो ये जो अंतिम स्टेप है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का समीकरण है, ठीक है, जहाँ पे t हाफ अर्धायुकाल है और k वेग स्थिरांक है। तो ये तीनों प्रश्न यानी तीनों व्यंजक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इस चैप्टर में 2-3 छोटे छोटे से क्वेश्चंस बचे हैं, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।